स्वागत है इस नए और बेहद तकनीकी गहरे विश्लेषण में। आज हमारे पास जो डॉक्यूमेंट्स हैं ना वो किसी आम एप्लीकेशन के नहीं हैं। आज हम सीधा उन ब्लूप्रिंट्स में घुसने वाले हैं जो आजकल की मॉडर्न स्टॉक ट्रेडिंग एप्स के बैकएंड को चलाते हैं। बिल्कुल, और ये डॉक्यूमेंट सच में बहुत ही फैसिनेटिंग है। हाँ, तो जैसे रॉबिनहुड हो या ईटोरो जैसी एप्स, हम आज यही समझने का प्रयास करेंगे कि ये प्लेटफॉर्म्स अंडर द हुड कैसे काम करते हैं। क्योंकि देखिए, एक सोशल मीडिया ऐप में 1 सेकंड की देरी चल जाएगी, पर यहाँ हर 1 मिली सेकंड की लेटेंसी का मतलब है सीधा पैसों का नुकसान। एग्जैक्टली और इस मटेरियल में ध्यान आकर्षित करने वाली सबसे पहली बात स्केल ही है। हम यहाँ लगभग 5 लाख डेली एक्टिव यूजर्स को हैंडल करने वाले आर्किटेक्चर की बात कर रहे हैं। 5 लाख कंकरेंट कनेक्शंस। हाँ, और उन सभी को अलग अलग ग्लोबल मार्केट्स के हजारों स्टॉक्स का लाइव डेटा भेजना होता है। ये हाई फ्रीक्वेंसी डेटा स्ट्रीम्स मोबाइल पर इस तरह आनी चाहिए कि फोन हैंग ना हो और फ्रंट एंड पर स्मूथ एक्सपीरियंस मिले। ये डॉक्यूमेंट उस डीप इंजीनियरिंग को बहुत गहराई से समझाता है। सही कहा। भले ही हम टेक बैकग्राउंड से ना हो, पर हम सभी कभी ना कभी सोचते जरूर हैं कि शेयर मार्केट का वो लाइव डेटा हमारी स्क्रीन पर इतनी जल्दी और बिना किसी गड़बड़ी के आता कैसे है। तो चलिए आज इस जादू के पीछे का पूरा सच अनपैक करते हैं। सबसे पहले हमें यह तय करना होगा कि इस ऐप का आखिर दायरा या स्कोप क्या है। तो सोर्स मटेरियल का हवाला देते हुए मैं बताऊंगी कि इस MVP डिजाइन में फोकस सिर्फ और सिर्फ स्टॉक्स पर रखा गया है। अच्छा, मतलब जो ऑप्शंस और फ्यूचर्स ट्रेडिंग होती है वो इस स्कोप से पूरी तरह बाहर है। बिल्कुल, उन्हें स्कोप से बाहर रखा गया है ताकि कोर सिस्टम की स्टेबिलिटी पर ध्यान दिया जा सके। यहाँ कोर फीचर्स होंगे यूजर का पोर्टफोलियो दिखाना, लाइव प्राइसेस स्ट्रीम करना, खरीद फरोख्त करना और हिस्टोरिकल चार्ट्स के साथ प्राइस अलर्ट्स भेजना। और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स के बारे में क्या? क्योंकि फाइनेंशियल डेटा है तो सिक्योरिटी का तो बड़ा सवाल होगा। स्पीड और सिक्योरिटी यहाँ सबसे बड़ी चुनौतियां हैं। इन प्लेटफॉर्म्स पर डेटा एट रेस्ट और डेटा इन ट्रांजिट दोनों का एंड टू एंड एन्क्रिप्टेड होना अनिवार्य है। सिक्योरिटी और रेगुलेटरी कंप्लायंस के साथ यहाँ कोई समझौता नहीं हो सकता, क्योंकि एक छोटी सी लीक भी भारी पेनाल्टी का कारण बन सकती है। अब यहाँ एक ऐसी डिटेल सामने आती है जो सच में मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी। कोडिंग में एक छोटी सी गलती कैसे लाखों का नुकसान कर सकती है, उस पर आते हैं। आप डेटा टाइप्स वाले हिस्से की बात कर रहे हैं ना? एग्जैक्टली। आमतौर पर ना डेवलपर्स डेसिमल वैल्यूज के लिए फ्लोट या डबल डेटा टाइप्स का इस्तेमाल कर लेते हैं, पर इन फाइनेंशियल सिस्टम्स में ऐसा करना सीधे तौर पर एक बड़ा डिजास्टर हो सकता है। उसकी वजह ये है कि प्रिमिटिव फ्लोटिंग पॉइंट टाइप्स बेस 2 यानी बाइनरी फ्रैक्शंस पर आधारित होते हैं। इस वजह से बेस 10 के डेसिमल्स को बाइनरी में परफेक्टली रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता और राउंडिंग की छोटी गलतियां होने लगती हैं। और ट्रेड वॉल्यूम इतना बड़ा होता है कि ये छोटी गलतियां कंपाउंड होकर बड़ा फर्क पैदा कर देती हैं। तो इसका सोल्यूशन क्या निकाला इन सिस्टम डिजाइन्स में? सोस ने स्पष्ट किया है कि ऐसे फाइनेंशियल एप्स में कॉटलिन में बिग डेसिमल और स्विफ्ट में डेसिमल डेटा टाइप्स का ही इस्तेमाल करना जरूरी है, ताकि हिसाब एकदम सटीक और प्रिसाइज रहे। प्रिसिशन यहाँ रॉ स्पीड से ज्यादा मायने रखती है। ये बहुत बढ़िया डिटेल थी। अच्छा, अब नेटवर्क लेयर पर आते हैं। मुझे ये जानना था कि फोन आखिर सर्वर से बात कैसे करता है। मुझे लगता है किसी एक प्रोटोकॉल से तो काम नहीं चलेगा यहाँ। सही पकड़ा आपने। यहाँ हाइब्रिड API अप्रोच का यूज होता है। तो इस हाइब्रिड मॉडल में अलग अलग टास्क्स को बांटा गया होगा। हाँ, जो रेस्ट APIs हैं वो उन कामों के लिए होती हैं जो यूजर खुद करता है। जैसे अगर आपको ऑर्डर प्लेस करना है तो एक पोस्ट रिक्वेस्ट जाएगी, पर वेब सॉकेट्स का इस्तेमाल रियल टाइम लाइव डेटा लगातार भेजने के लिए होता है। ईटोरो और ट्रेड रिपब्लिक जैसी बड़ी कंपनियां यही हाइब्रिड तकनीक अपनाती हैं। क्योंकि वेब सॉकेट्स में इनिशियल कनेक्शन के बाद HTTP हेडर्स का ओवरहेड खत्म हो जाता है ना। बिल्कुल, सर्वर सीधे क्लाइंट को फास्ट अपडेट्स पुश कर सकता है बिना लेटेंसी बढ़ाए। और ऑर्डर हिस्ट्री देखने के लिए पेजिनेशन का क्या अप्रोच है? वहां तो लगातार नए आइटम्स नहीं आते। वहीं पर ऑफसेट पेजिनेशन का यूज होता है। क्योंकि पुराने ऑर्डर्स या हिस्ट्री जल्दी बदलते नहीं हैं, तो स्टैंडर्ड लिमिट और ऑफसेट ठीक से काम करते हैं और मेमोरी पर ज्यादा लोड भी नहीं पड़ता। अब अगर हम आर्किटेक्चर के नक्शे पर नजर डालें जो सोर्स डॉक्यूमेंट में दिया गया है, तो वहां एक बहुत क्लियर फ्लो चार्ट है जिसमें UI लेयर और डेटा लेयर को बिल्कुल अलग रखा गया है। हाँ,
जिससे कोड मेंटेन करना आसान हो जाता है। यूआई को इस बात से कोई मतलब नहीं है कि डेटा रेस्ट से आ रहा है या वेब सॉकेट से। वो सब रिपोजिटरीज हैंडल करती हैं। ये क्लीन आर्किटेक्चर का एक बहुत अच्छा उदाहरण है। और इस पूरे सेटअप में एपीआई गेटवे का रोल सबसे अहम कंपोनेंट्स में से एक है। मैं तो इसको एक बाउंसर या गार्ड की तरह देखता हूँ। ये एक तरह से बाउंसर ही है। एपीआई गेटवे बाहर से आने वाली हर एक रिक्वेस्ट को चेक करता है, ऑथेंटिकेशन देखता है और रेट लिमिटिंग के जरिए सर्वर को ओवरलोड होने से बचाता है। पीक आवर्स में डीडॉस अटैक्स को रोकने में यही सबसे आगे होता है। बढ़िया। और डेटा कैशिंग को लेकर क्या स्ट्रैटेजी है? पुराना डेटा और नया डेटा अलग तरीके से हैंडल होता होगा जरूर। रियल टाइम मार्केट डेटा के लिए हमेशा इन मेमोरी कैशिंग का यूज होता है, जैसे रेडिस, ताकि स्पीड बनी रहे और डेटा तुरंत मिल जाए। जबकि हिस्टोरिकल चार्ट्स के लिए डिस्क कैशिंग का सहारा लिया जा सकता है। हिस्टोरिकल चार्ट से याद आया, रेंडरिंग द चार्ट्स इस ऐप का सबसे कॉम्प्लेक्स विजुअल हिस्सा है। एक चार्ट बनाना देखने में भले ही आसान लगता हो, पर डेटा डेंसिटी यहाँ एक बड़ी चुनौती है। सही बात है। एक स्टैंडर्ड ट्रेडिंग सेशन में अगर 1 मिनट इंटरवल का चार्ट है तो करीब 390 डेटा पॉइंट्स होते हैं। पर अगर वही चार्ट 5 साल का हो जाए तो वो डेटा पॉइंट्स 1250 से भी ज्यादा हो जाते हैं। इन हजारों वर्टिसेस को फोन के लिमिटेड स्क्रीन स्पेस पर स्मूथली दिखाना मोबाइल जीपीयू के लिए एक मैसिव टास्क है। तो नेटिव प्लेटफॉर्म्स और वेब टेक्नोलॉजीज के बीच उन्होंने किस ऑप्शन को चुना चार्ट रेंडर करने के लिए? सोर्स के अनुसार उन्होंने वेब व्यू बेस्ड रेंडरिंग को चुना है। वेब व्यू चुना उन्होंने, इसका मतलब दोनों प्लेटफॉर्म्स यानी एंड्रॉयड और आईओएस पर एक जैसा कोड बेस चल जाएगा? हाँ, इसका सबसे बड़ा फायदा यही है कि क्रॉस प्लेटफॉर्म डेवलपमेंट आसान हो जाती है और पावरफुल वेब चार्टिंग लाइब्रेरीज का सीधा फायदा उठाया जा सकता है। पर इंडस्ट्री में तो अलग अलग कंपनियां अपने हिसाब से रास्ते चुनती हैं। बिल्कुल, जैसे eToro ने वेब व्यू के जरिए ट्रेडिंग व्यू को बड़ी खूबसूरती से इंटीग्रेट किया है, जबकि रॉबिनहुड का अप्रोच अलग है। रॉबिनहुड ने एंड्रॉयड पर नेटिव एपीआईज का यूज किया है। इनफैक्ट उन्होंने अपनी एक कस्टम लाइब्रेरी स्पार्क ओपन सोर्स भी की थी नेटिव परफॉर्मेंस निकालने के लिए। तो हर टीम अपनी रिसोर्सेज के हिसाब से ट्रेड ऑफ्स तय करती है। सही काम। ट्रेड ऑफ्स ही इंजीनियरिंग का दूसरा नाम है। अब इन चार्ट्स में जब टिक बाय टिक डेटा लाइव आता है तो एक आम समस्या जहन में आती है। अगर 1 सेकंड में प्राइस इतनी बार बदलता है तो क्या हमारे फोन की बैटरी और सीपीयू पूरी तरह ड्रेन नहीं हो जाएंगे? अगर सीधा यूआई अपडेट किया जाए तो बिल्कुल ड्रेन हो जाएगी। सिस्टम कंटिन्यूसली यूआई अपडेट्स फायर करेगा, जिससे फ्रेम ड्रॉप्स होंगे। इसीलिए यहाँ बफर्ड अपडेट्स का आर्किटेक्चर इंप्लीमेंट किया जाता है। बफर्ड अपडेट्स तो बेसिकली सर्वर से आने वाले नए प्राइस से यूआई को सीधा अपडेट नहीं किया जाता। एग्जैक्टली। डेटा को एक इन मेमोरी क्यू या बफर में जमा किया जाता है और फिर एक फिक्स इंटरवल पर इकट्ठा अपडेट किया जाता है। इस माइक्रो बैचिंग टेक्निक से फोन स्मूथ चलता है। और इसमें एक पेच ये भी तो है कि आपका चार्ट वेब व्यू में चल रहा है और नेटवर्क डेटा नेटिव थ्रेड्स पर आ रहा है। इनके बीच बात कैसे होती है? इन दोनों अलग अलग एनवायरनमेंट्स के बीच एक जावास्क्रिप्ट ब्रिज होता है। नेटिव कोड भारी नेटवर्किंग का काम हैंडल करता है, डेटा क्लीन करता है और फिर इस जेएस ब्रिज के जरिए पार्स करके वेब व्यू को भेजता है। पर जेसन पार्सिंग तो काफी महंगी प्रोसेस है फोन के प्रोसेसर के लिए। इसीलिए तो बफर्ड अपडेट्स जेएस ब्रिज पर भी काम आते हैं। हेवी ट्रैफिक को माइक्रो बैचेस में कन्वर्ट करके सीपीयू साइकिल्स बचाए जाते हैं। क्या बात है। और इसके अलावा कुछ और परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशंस भी तो थे डॉक्यूमेंट में। हाँ, जैसे अडैप्टिव स्केड्यूलिंग। जब ऐप बैकग्राउंड में होती है तो स्ट्रीम्स ऑटोमेटिकली पॉज हो जाती हैं बैटरी बचाने के लिए। और अगर मार्केट में बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी है तो अपडेट फ्रीक्वेंसी को स्मार्टली एडजस्ट कर दिया जाता है। तो इस पूरे गहरे विश्लेषण को समेटते हुए ये पिक्चर पूरी तरह साफ हो जाती है कि एक आम सी दिखने वाली स्टॉक ट्रेडिंग ऐप के पीछे कितना जबरदस्त इंजीनियरिंग दिमाग लगता है। मिलीसेकंड्स की लेटेंसी बचाना और हार्डवेयर का ध्यान रखना एक बहुत बड़ा बैलेंसिंग एक्ट है। और एंड में एक अच्छा सिस्टम डिजाइन सिर्फ कोड लिखना नहीं होता। ये उन ट्रेड ऑफ्स को पहचानने के बारे में कि कहाँ हमें रॉ स्पीड चाहिए और कहाँ मेंटेनेबिलिटी। सही बात है। अब आखिर में सुनने वालों के लिए एक सोचने मजबूर करने वाला सवाल छोड़ता हूं। आज हमने देखा कि लाइव कनेक्शन में ये पूरा सिस्टम कैसे स्मूथली चलता है और ऑप्टिमाइज्ड रहता है। पर क्या हो अगर कनेक्शन ही ना रहे? वही सबसे बड़ा सवाल है। सोचिए, जिस वक्त मार्केट सबसे तेजी से गिर रहा हो, फ्लैश क्रैश आ गया हो और अगर ठीक उसी माइक्रोसेकंड पर आपके फोन का नेटवर्क धोखा दे दे, तो एक सटीक ट्रेडिंग सिस्टम इस डिस्कनेक्टेड हालत में आपका ऑर्डर और आपके पैसे कैसे सुरक्षित रखेगा? ये ऑफलाइन फंक्शनैलिटी का सबसे बड़ा टेस्ट है। बिल्कुल। क्या हमारी मॉडर्न टेक इस सडन हाहाकार के लिए सच में तैयार हैं?
इन डिस्कनेक्टेड हालतों में स्टेट सिंक्रोनाइजेशन कैसे रिएक्ट करेगा, इस पर जरूर सोचिएगा। आज के इस गहरे विश्लेषण में बस इतना ही।